15 में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एवं प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, जो बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन हुआ था। डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का आयोजन हुआ था, तो आपका ये नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 2017 तक कार्बन तटस्थता के रोड मैप पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, कौन सा संस्थान विभाग प्रत्येक वर्ष लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII अधिसूचित करता है? तो ये करता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वर्ष 2022-23 के लिए यह सूचकांक अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य सचिव के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये प्रधानमंत्री ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शहरी प्रशासन, कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने आदि पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो ये 20 वर्षों तक की जाएगी, 20 वर्षों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 4G की तुलना में 10 गुना तेज होगा 5G इंटरनेट स्पीड। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हरियाणा राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और कर्नाटक थे। अगला प्रश्न, किस देश ने चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो ये चीन ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेटावर्स में अपना कार्यालय और स्थान ऑफिस स्पेस रखने वाला विश्व का पहला मान्यता प्राप्त निकाय कौन सा है? तो आपका ये है अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका कार्यालय स्थान आपका मेटावर्स है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण हैं? तो ये रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी एक चुनिंदा भाषण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ये शहरी सरकारी बैंक को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस बैंकों के सहारे नागरिकों और व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घर घर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जा रही है। अगला प्रश्न, किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मूवमेंट शुरू की है? तो ये भारत सरकार के द्वारा ये पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन ने साथ मिलकर अस्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? तो किया है यूनिसेफ के साथ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है? तो यह है PM श्री स्कूल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने
परम आनंद सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? तो ये IIT गांधी नगर के द्वारा अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद उड़ीसा दूसरा राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सेवा सदन का संस्थापक जो कि बोल रहा है कि हृदयनाथ कुंजरू हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि वेद व्यास का श्री धोरलू नायडू हैं, धर्मसभा के संस्थापक रमाकांत देव हैं एवं देव समाज के संस्थापक हैं शिवनारायण अग्निहोत्री। सेवा सदन के संस्थापक आपका है बहराम जी मालाबाड़ी एवं इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मैं हृदयनाथ कुंजरू की बात करूँ तो इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी 1914 में। अगला प्रश्न, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कॉटिस को माना जाता है, जो कि यह सर्वप्रथम 1915 में यह प्रणाली का सुझाव दिए थे। तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के सत्ता में आधारित थे, सत्ता में थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो वो था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, भारत का पहला मजदूर संगठन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 1890 में नारायण मेधा जी लोखंडे के द्वारा की गई थी। वैसे मद्रास लेबर यूनियन की बात करूं कि इसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करूं, AITUC की बात करूं, तो इसकी NM के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 में की गई थी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की बात करूं तो ये BB गिरी के द्वारा 1924 में स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो बोल रहा है कि सही उत्तर सजाना है कालक्रमानुसार। तो मोपला विद्रोह आपका यहाँ पे 1921 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में। चौरी चौरा घटना आपका ये 5 फरवरी 1922 में। एवं प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति आपका ये 1918 में। तो सजाना है तो पहले आपका प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा 1918 में, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में, फिर बाद में आपका आ जाएगा चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को। तो यहाँ पे आपका कोड बढ़ जाएगा 4213, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को सुबह ऑपरेशन जीरो की आवर के तहत राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर उन्हें बांकीपुर से सेंट्रल जेल में रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश
था, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने जाने का उपबंध किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? तो ये 1853 अधिनियम के तहत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य करने ठहराने का प्रावधान किया गया है। एवं इस अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न हैं। जो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था एवं भारत में 10 प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित भी किया गया था। अगला प्रश्न, ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो ये सरोजिनी नायडू की प्रमुख रचना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रोकन विंग्स के साथ साथ इनकी गोल्डन थ्रेशहोल्ड, वर्ल्ड ऑफ टाइम्स, सॉन्ग ऑफ इंडिया ये सारी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे ये सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है एवं यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली भी है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह आंदोलन फरवरी 1922 में हुआ था। जो औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान ठेकेदारों के राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया गया था, राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवारी व्यवस्था थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। सही है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था, जो कि अच्छी, मध्यम में खराब विभाजित किया था। ये भी सही है। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी राज, जो कि 39 अंगुल या 32 इंच एंड सन की इंडी का प्रयोग किया था। ये भी सही है। एवं शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल लिया जाता था। ये भी सही है। यानी आपका यहाँ पे कथन ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य हैं उनके संदर्भ में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गायब ए मुमालिकत पद की स्थापना की थी? तो ये बहराम शाह ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? तो इनका संबंध अहमदनगर से था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि मलिक अंबर अहमदनगर का वजीर था। इसको दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता था। इन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमिका व्यवस्था के आधार पर रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी तथा भूमि के ठेके पर देने की प्रथा समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि इन्होंने कबीर ने ईश्वर को निराकार एवं निर्गुण बताया था। इन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध भी किया था। इनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है कबीर जी की। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुक्रम अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पे पहले दास प्रथा का अंत, फिर आपका तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फिर जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद दहसाला प्रणाली लागू करना। यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वैसे दास प्रथा का अंत आपका ये 1562 में हुआ था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में तथा दहसाला प्रणाली लागू करना आपका ये 1582 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो ये कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि दारा शिकोह के प्रमुख संत मुल्ला शाह पीर इनके आध्यात्मिक गुरु थे एवं इनकी उपनिषदों का अनुवाद सीर अकबर के नाम से किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने तैयार करवाई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि उस समय दोहाब में अकाल
पड़ा था एवं इसकी स्थिति में कृषकों की सहायता के लिए सुल्तान आमिर कीहो की स्थापना की गई थी। अकालग्रस्त कृषकों को ऋण प्रदान किया गया था एवं अकाल राहत संहिता तैयार भी करवाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये धौलावीरा विभाजित था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धौलावीरा जो कि 3 भागों में विभाजित था वो थे दुर्ग भाग, मध्यम भाग एवं निचला भाग। एवं धौलावीरा की खोज 1967 में जेपी जोशी ने किया था। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के साथ साइन बोर्ड तथा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी मिला है। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो ये द्वितीय बौद्ध संगति में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सभा कवि की अध्यक्षता में हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है? तो कथन है, वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था तथा परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। यह वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, यहाँ तक तो सत्य है, लेकिन परिवार प्रति सत्तात्मक होता था, न कि परिवार का स्वरूप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो बनाया था शिशुनाग ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शिशुनाग द्वारा ही मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी एवं इसने अवंती एवं वत्स राज्यों को मगध में मिलाया था एवं वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। एवं इसी वंश के शासक कलाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली को पुनः स्थानांतरित पाटलिपुत्र बनाया था। कलाशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो सम्यक ताप शामिल नहीं है, जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण शामिल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये गुप्तचर व्यवस्था से था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संस्था एवं संचार, जो कि संस्था के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान पर रहकर तथा संचार के अंतर्गत गुप्तचर एक स्थान से दूसरा स्थान घूमकर अपना कार्य किया करते थे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये कीकट और ब्रातः शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। वैसे अथर्ववेद में अंग शब्द का एवं यजुर्वेद में विदे शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, पाल वंश के किस शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? तो ये धर्मपाल ने उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पाल वंशी शासक धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण किया था एवं चक्रयुद्ध का कनौज का शासक नियुक्त कर एक भव्य दरबार का आयोजन भी किया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, सही है। वज्जी यहाँ पे गिरिवज या राजगीर नहीं है। वज्जी महाजनपद की राजधानी आपका ये वैशाली है, जबकि गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला है एवं कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, जो कि सुमिलित नहीं है। एवं मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिवज राजगीर। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे क्षत्रिय,
7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था, जबकि किसान, सैनिक, कारीगर या शिल्पी के साथ साथ दार्शनिक, अहीर, सभासद शामिल थे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो ये बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। बाबर का मकबरा आपका काबुल में, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, एवं जहांगीर का मकबरा लाहौर, जो कि पाकिस्तान के सरदारा लाहौर रावी नदी किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? तो ये ऑप्शन अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, तो ये संसद द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे इलाही की बात करूं तो ये भी अकबर द्वारा चलाया गया एक गोलाकार सोने का सिक्का था। जलाली की बात करूं तो ये अकबर द्वारा चांदी का वर्गाकार एवं चौकोर सिक्का चलाया गया था। जबकि रुपया की बात करूं तो आपका ये शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है सोने का सिक्का, 12 सोने का सिक्का, तो ये संसद अकबर द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचम कार धारण करने का आदेश दिया था, सही है। इन्होंने एक पूरा ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया था, यह भी सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया था, यह भी सही है। जबकि पूछ रहा है कहते कि इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया था, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी असत्य है। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि इन्होंने सिखों के तीसरे गुरु जो कि हैं गुरु अमरदास ने सिखों की नई विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ कराया था, न कि 10वें गुरु। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये हल के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए ही किया जाता था। अनाज मापने वाला यंत्र को पात्र को बोलते थे उर्दर, गोबर की खाद को बोलते थे कड़िये या सकरीत, और बादल को बोलते थे ऋग वैदिक कालीन समाज में पर्जन्य बोलते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम क्षणभंगुरवाद के नाम से भी जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा था। बौद्ध धर्म के अनुसार वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है एवं कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहता, जो कि आत्मा भी क्षणिक है। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? तो है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। जो कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग वंश स्वयं ही, एवं नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, एवं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन की बात कर रहा है तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए असत्य है, क्योंकि इन्होंने 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना की गई थी। तो ये तो गलत हो जाएगा। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध एवं
पुराने ग्रंथों में मिलता है, ये सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, फारसी के साथ साथ प्राकृत भाषा में भी है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरमाइक यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी भी असत्य है, क्योंकि दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में अरमाइक यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और डी असत्य हैं। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो ये ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है। तो आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बोला जा रहा है कि व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, सही है। चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ साथ ईमानदार होना चाहिए, ये भी सही है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की आयु 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, जो कि उत्तरामेरूर अभिलेख में इस स्थानीय सुशासन का विशेषता का वर्णन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो ये कहे थे विसेंट स्मिथ ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरिसेन की बात करूँ तो जो कि ये समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि थे एवं इन्होंने प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित भी किया था। अगला प्रश्न, कदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, बिल्कुल सही। कदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी, ये भी बिल्कुल सही। एवं यह राजवंश कर्नाटक के कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था, ये भी सही। यानी आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तब बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता था, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो कि असत्य है, क्योंकि बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास और रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो कि प्लिनी बोल रहा है, प्लिनी जो कि पेरिप्लस ऑफ द एथियंस, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि टोलमी के द्वारा भारत का भूगोल लिखा गया, कात्यायन के द्वारा गार्गी संहिता लिखा गया एवं अली अहमद के द्वारा चचनामा पुस्तक की रचना की गई। यानी ऑप्शन बी, सी, डी सही है, ऑप्शन ए सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह एक अज्ञात लेखक है। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो 8 डिग्री चैनल जो कि मालदीव को मिनिकोय से अलग करती है, सही है। 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। पाक जल संधि जो कि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, आपका यहाँ पे एक कथन सही उत्तर हो जाएगा। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, ये भी सही हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, आपका यहाँ पे एक कथन असत्य है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो हमको जाना होगा ऑप्शन सी के साथ 1, 2, 3 कथन सही है। अगला प्रश्न, भारतीय हिमालय जो कि भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है कंचनजंगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है।
वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो कि यह पीओके में है। अन्नपूर्णा की बात करूं तो इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है, और धौलागिरा की बात करूं तो इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है लद्दाख। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली की बात करूं तो इसका सबसे कम 1,483 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो भवानी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है। कपिल, मानस, तीस्ता के साथ साथ लोहित, दिबांग, सियांग, ये सारी नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न, रेगुई मिट्टी पाई जाती है? तो रेगुई मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। यानी आपका ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा, जो कि काली मिट्टी को ही रेगुई मिट्टी बोलते हैं, एवं यह कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अगला प्रश्न, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। वैसे सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे अधिक चावल का उत्पादन वाला राज्य आपका पंजाब ही होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, जो कि यहाँ पे आपका नेशनल पार्क है। तो आपका यहाँ पे जिम कॉर्बेट आपका ये उत्तराखंड में हो जाएगा, बांधवगढ़ आपका ये मध्य प्रदेश में, दम्फा नेशनल पार्क आपका ये मिजोरम में, एवं रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो आपका कोड यहाँ पे बन जाएगा 3421, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत का 80% योगदान सिंहभूम जिले की जादूगोरा खान क्षेत्र से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो ये अभ्रक भंडारण में सबसे प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। उड़ीसा की बात करूं तो बक्साइट में उत्पादन तथा भंडारण दोनों में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो है भील। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे दूसरी जनजाति की बात करूं तो है गोंड। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भील जनजाति की संख्या 1,70,71,049 है, एवं गोंड जनजाति की संख्या 1,32,56,628 है। अगला प्रश्न, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है? तो ये प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इससे प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में घोड़े कैनाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है। अगला प्रश्न, निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो है सीरा निवेदा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि रॉकी, हिमालय, एंडीज, एटलस आदि
वलित या मुर्दार पर्वत के उदाहरण हैं। ये सियरा नेवेदा अमेरिका का पर्वत है। एवं भारत का सतपुरा पर्वत जो कि ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो घास का मैदान देश बोल रहा है, तो पंपास हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, कैंपास हो जाएगा कैंपोस ब्राज़ील, लानोस हो जाएगा वेनेजुएला और डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी आपका कोड बढ़ जाएगा 2314, यानी 2314, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? तो इराक नहीं बनाता, जबकि अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सारे देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है, जो कि कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है, जो कि अब विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये भूमध्य सागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भूमध्य सागर के स्पेन तट के पास स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोल रहा है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोल रहा है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये कथन सत्य नहीं है। एवं राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का योग्य हो, ये भी कथन सही नहीं है। यानी आपका कथन ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह सही है। वह किसी लाभ के पद पे हो, ये भी सही है। बोल रहा है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये नहीं, वह भारत का नागरिक हो, ये हो सकता है। एवं वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ये नहीं, क्योंकि वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने का योग्य हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था 1942 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात यह सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बन गया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 ए के तहत 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था एवं इस संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य भी बना था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो यह संबंधित राज्य का राज्यपाल सक्षम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारतीय संविधान के भाग 9 के क के अनुच्छेद 243 घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में नगरपालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल का ही होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थितियाँ विद्यमान हो, सही है। लोकसभा सत्र में ना हो, सही है। राज्यसभा सत्र में ना हो, सही है। या दोनों संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, ये भी सही है। वैसे अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जो कि इनकी निम्नलिखित परिस्थितियाँ भी है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि वह विधि के निर्माण की तत्कालीन आवश्यकता हो तो किया जा सकता है। एवं संसद के दोनों सदनों
राज्यसभा या लोकसभा सत्र न चल रहा हो, क्योंकि विधि निर्माण के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न संविधान संशोधन में किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है? तो ये 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा था के.एम. नाम्बियर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक बार में संसदीय अनुमोदन से 6 महीने तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, लगाया जा सकता है। इसे बढ़ाने के लिए फिर संसद का अनुमोदन आवश्यक है, जो कि यह 3 वर्षों तक राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि वर्ष में अधिक आपातकाल तभी जारी रह सकता है जब पूरे भारत में या भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, या जब चुनाव आयोग यह घोषित करे कि हम राज्य में चुनाव कराने में असंभव हैं, तब। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई, जो कि 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है बढ़ाकर। अगला प्रश्न, यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राष्ट्र सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। इस संदर्भ में संसद द्वारा निर्मित कानून अधिनियम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो ये 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्र हित में राष्ट्र सूची में वर्णित किसी विषय पर संघ सरकार, जो कि संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है? तो ये संतानम समिति के अनुशंसा पर किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 1964 में प्रस्ताव पारित करके किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद है 263। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा या शेष संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता या आता है? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका ये संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक निकायों की बात करूं तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ साथ भारतीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग भी हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका दूध का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दूध का खट्टा होना, दूध का जमना, दही का जमना आपका ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जो कि ऐसा परिवर्तन है जिसमें अभिकारक और उत्पादन के गुण भिन्न होते हैं, जो कि अभिकारक को सरल भौतिक प्रक्रिया द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, एक आदमी अपने
सिर पर रखे एक भारी बॉक्स को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इस मामले में वह कार्य करेगा। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि सिर पर बक्सा किसी आदमी पर लगने वाला बल बॉक्स का भारी है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है। जब आदमी व वस्तु का विस्थापन क्षैतिज दिशा से अनुदिश है तो बल और विस्थापन एक ही दूसरे के लंबवत होते हैं, इस प्रक्रिया में वह कोई कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता क्या होगी? तो ये बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि अधिक अवशोषित होने लगेगी, जिसके कारण गूंज का समय कम हो जाता है एवं भाषण की स्पष्टता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो ये एकाधिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्रव्यमान और भारत के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? तो भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। W बराबर mg, जो कि द्रव्यमान वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है? तो ये 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के सभी समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो है शुद्ध दूध। आपका यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो ये वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पानी इन छिद्रों से रिस कर घड़े के बाहरी सतह पर पहुंचते हैं। यह पानी घड़े से गर्मी लेकर वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े के अंदर पानी ठंडा हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? तो ये वेनिला की गुणवत्ता का उपयोग कर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह एसिड बेस इंडिकेटर यानी लिटमस से नीले से लाल एवं लाल से नीले रंग परिवर्तन द्वारा क्रमशः अम्ल और क्षार की पहचान दिखाता है। अगला प्रश्न, पीएच स्केल होता है? तो ये 0 से 14। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पीएच जो 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर तो उदासीन एवं 7 से अधिक तो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी गति प्रकाश की गति का समान होता है, ये भी सही है। यह अवशोषित प्रकाश तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है, ये भी सही है। एवं यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है, ये भी सही है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे सही हैं कथन। अगला प्रश्न, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फोर की भूमिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 को पानी से हटाना, जो कि कठोरता का कारण बनता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कोलिनजिर्क द्वारा किया जाता है, कोलिनजिर्क दवा के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह कोलिकामा आँख से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न, तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है, तो इसे मेनकस रोग से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है? तो ये आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया
इस जीव में पुनर्जन्म होता है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? तो बुआई प्रवर्धन की विधि नहीं है, वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बुआई कृषि पद्धतियों के बीच बोने वाली एक विधि है, जो कि कल्चर वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फलों के लिए सत्य है? तो है उनके पास या पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, वे पार परागण प्रदर्शित करते हैं तथा वे केवल पुंकेसर वाले उपलिंगी फल नहीं दे सकते। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन बी 2, 3, 4 ये सत्य हैं एक लिंगी फूलों के संदर्भ में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डायस्टोल के दौरान तो ये हृदय रक्त से भर जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है, तो ये हृदय से दूर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? तो ये प्लेटलेट्स को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को मोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा एमाइलेज, जो कि मल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमिलित युग्म है? तो है क्यूलेक्स फाइलेरिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? तो ये हुकवर्म की जटिलता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एनीमिया रक्त के रिसाव के कारण होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं? तो ये कीट, कीड़े, जीवाणु, विषाणु, वायरस से ये प्राप्त करते हैं। यानी ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो ये लैक्टोबैसिलस का उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारी आंतों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है। तो ये पॉलीस्टाइरीन की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। अगला प्रश्न, नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये मेथेमोग्लोनिमिया रोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता में कमी के कारण होता है, जिसका मुख्य कारण है पीने के पानी में नाइट्रेट। अगला प्रश्न, बायोगैस में मीथेन सामग्री है? तो ये 55.8%, जबकि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ये आदि गैस भी कुछ मात्रा में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था? तो ये 2011-12 के बजट में प्रस्तुत किया गया था। पेश किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? तो समिति रही है सुरेश तेंदुलकर समिति और
लकड़ावाला समिति। ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह समिति सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में प्रस्तुत की गई थी एवं लकड़ावाला समिति आपका ये 1989 में गठन किया गया था, 1993 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो ये 1994 में बनाया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 9वीं योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो ये मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये गोरेवेला समिति के आधारित पर अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि 1 जुलाई 1955 को किया गया था। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण में शामिल हैं। तो यहाँ पे आपका शिशु ऋण, किशोर ऋण एवं तरुण ऋण शामिल है, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। शिशु ऋण के तहत 50,000 एवं किशोर ऋण के तहत 50,000 से 5 लाख तक एवं तरुण ऋण के तहत 5 लाख से 10 लाख ऋण आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान बिहार का है। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। गाइज, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मैथ का, तो मैंने 28 से 35 प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर रखा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक x क्या होगा जिसके लिए √130 + x एक पूर्णांक है? तो ये 14 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% का 25% 10.5 हो तो वह संख्या होगी, वो संख्या 50 होगी। अगला प्रश्न, यदि a/b बराबर 2/9/1/3, b/c बराबर 2/7/5/14 तथा d/c बराबर 7/10/3/5 हो तो a/b/c/d बराबर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16:24:30:35। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 20 बच्चे एक काम को 16 दिनों में करते हैं, उसी काम को 16 पुरुष 15 दिनों में करते हैं। एक पुरुष एक बच्चे का कार्य क्षमता अनुपात क्या होगा? तो ये 4:3 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है, तो 300 अधिक प्राप्त होते हैं तो धनराशि क्या होगा? तो ये 5,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि x² बराबर y + z, y² बराबर x + z और z² बराबर x + y, तो 1/x + 1 प्लस 1/y + 1 प्लस 1/z + 1 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका विहार करता है। वह पाता है कि इसमें उस नौका से बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरफ जाने से दुगना समय लगा। धारा की गति क्या होगी?
तो 3.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, उन्हें 1.25 रुपये प्रति, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी 56.1/4 का प्रतिशत होगा। अगला प्रश्न, ए और बी बाजार जाते हैं। ए 105 रुपये में 3 रबर और 5 कलम खरीदता है, जबकि बी 130 रुपये में 4 रबर और 60 कलम खरीदता है, तो एक रबर का मूल्य क्या होगा? तो हो जाएगा 10 रुपये। अगला प्रश्न, यदि किसी मास के लिए 11वें दिन शनिवार हो तो उस माह की 27वीं तारीख का कौन सा दिन आएगा? तो सोमवार आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैड के लेखक कौन है जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो है गीतांजलि श्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपलब्धि अचीवमेंट सर्वेक्षण NAS 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूलों से आते जाते हैं? तो है 48%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन अल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह 9 वर्षों बाद ये पार्टी में आए हैं। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA संख्या में कितने अंक होते हैं? तो ये 14 अंक होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है? तो है उड़ीसा राज्य। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक को 2-0 से हराया था। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2022 में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का मेजबान है? तो है ब्राज़ील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुर्खियों में रहा आधार अधिनियम की धारा 33 किससे संबंधित है? तो ये सूचना का प्रकटीकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान से शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग से शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ये मानवता के लिए योग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार किसी कॉर्पोरेट के व्यवसाय से बाहर निकालने के समय क्या है? तो ये 90 दिन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी को किस उम्र तक एक साधारण पाठ पढ़ने में बच्चे की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये 10 वर्ष तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक किस संस्था के अंगों में से एक है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संस्था में अंगों में से एक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म ULIP में यू का क्या अर्थ होता है? तो ये यूनिफाइड होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये गार्डिल मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सही का चयन करें। तो एलकेजा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, केलकर समिति करों में वृद्धि एवं सुकन्या चक्रवृद्धि समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, यानी ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, जो कि इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। लेकिन तत्पश्चात
संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इस अवधि की 6 साल निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो है संविधान विधेयक और वित्तीय विधेयक। ऑप्शन डी यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने के अधिकार दिए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लेकिन यह किसी भी हर हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में यह संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। यह सिर्फ संविधान विधेयक और वित्तीय विधेयक के संदर्भ में ही संयुक्त अधिवेशन अधिनियम बुलाया जा सकता है। जबकि 1950 से अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, जो कि प्रथम बार 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक, दूसरी बार 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक एवं तीसरा 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक अधिनियम बनाया गया था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ये बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के लिए ये शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तडोबा टाइगर रिजर्व जिसने वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी घोषणा 29 जुलाई 2010 को की गई थी। अगला प्रश्न, जो कि एक प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है एवं इस सीरीज का लास्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ये पीवी सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी एवं मनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को चुना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन पीवी सिंधु सिर्फ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी से, कि इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के पास, कलीग्स के पास इस वीडियो को शेयर करें, फैलाएं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।